ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम, विषय हिंदी, पाठ 2, ल्यासा की ओर। पाठ के लेखक है राहुल साकरत्यायन। राहुल साकरत्यायन का हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। राहुल साकरत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल साकरत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। तो बात करें राहुल साकरत्यायन की, तो उनका जन्म 1893 में हुआ और 1893 को हम याद करें तो स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो शहर अमेरिका में गए थे और उसी साल राहुल साकरत्यायन का जन्म हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। पैतृक का मतलब होता है उनके पिता भी उसी गांव में रहते थे। उनका मूल नाम केदार पांडे था। राहुल साकरत्यायन का मूल नाम केदार पांडे था और 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसके बाद उनका नाम राहुल साकरत्यायन हो गया। यह राहुल साकरत्यायन के नाम से जाना जाने लगे और 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल साकरत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। कई ऐसे ग्रंथ थे जो विदेशी भाषाओं में लिखे गए थे, उनका हिंदी में भी अनुवाद उन्होंने किया। मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। कई ऐसी सामग्री थी साहित्य से संबंधित जो लुप्त होने जा रही थी, उनका भी उद्धार उन्होंने किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, अन्यों से उत्तम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बनाया। घुमक्कड़ का मतलब होता है घूमना, और इन्होंने भी घूम करके अपने जो यात्रा के अनुभव थे, उन यात्रा अनुभवों को यात्रावृत्त में दर्शाया, लिखा। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। मतलब कि एक स्थान से जब व्यक्ति दूसरे स्थान पर यात्रा करता है, घूमता है, तो वहाँ की संस्कृति से भी वो रूबरू होता है और एक स्थान की संस्कृति को दूसरे स्थान की संस्कृति से जोड़ता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है कि उन्होंने अपने लेखन में अलग अलग स्थानों के भौगोलिक स्थितियों को, भौगोलिकता का वर्णन और वहाँ की जनजीवन, संस्कृति सबका वर्णन उन्होंने अपने लेखन में किया है। ये था लेखक परिचय। अब है पाठ परिचय। यहाँ जो पाठ दिया गया ल्यासा की ओर, ये संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने जब प्रथम बार तिब्बत की यात्रा की थी, उसकी जो यात्रा का वर्णन है उससे लिया गया है, जो उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस समय हमारे देश पर भी अंग्रेजों का अधिकार था
इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भीख मंगे के छद्म वेश में की थी। भीख मंगे के छद्म वेश में करने का मतलब है कि किसी भिखारी को कोई पूछता नहीं था। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया। दुर्गम का मतलब जहाँ जाना आसान न हो। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपो का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। मतलब यहाँ व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि सेना भी यहीं से आती जाती थी। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, मतलब किसान रहने लग गए दुर्ग के किसी भाग में, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद का मतलब है जहाँ लोग रहते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का मतलब होता है त्यागा हुआ। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। मतलब वहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। कोई अनजान व्यक्ति भी घर में आसानी से आ जा सकता है। अगर कोई निम्न श्रेणी का भीख मंगा है तो चोरी के डर से लोग उसको घर में घुसने नहीं देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के खोटी अर्थात तिब्बती भाषा में टोटीदार बर्तन को खोटी कहा जाता है, उसमें रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको ये लगता है कि सारा मक्खन चाय में नहीं गिरेगा तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं और चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि तिब्बती जो चाय होती है वो मक्खन, सोडी, नमक इन सब से मिलकर के बनाई जाती है। आज के इस पढ़े हुए पाठ से संबंधित कुछ गृह कार्य के प्रश्नोत्तर यहाँ दिए जा रहे हैं। आप इन्हें अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करें।